Good morning, my dear learners. Welcome to our day 2 मैराथन चैलेंज। आज हमें अपना जो मैराथन चैलेंज है उसको कंप्लीट करके पूरा करके उठना है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, ओनली प्रोग्रेस। ठीक है? डोंट स्टॉप व्हेन यू टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर मैराथन। एंड this marathon is related to the very important question of our operating system. Let's start with our first question. Our first question here is, for FCF scheduling, process arrive in order। ठीक है, यहाँ पे FCF scheduling दिया हुआ है और इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो किस ऑर्डर में अराइव हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन देखने के लिए एक गैंट चार्ट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, गैंट चार्ट पे प्रोसेस को शेड्यूल कर रहे हैं। जब FCF है, सही है, कौन सा शेड्यूलिंग है? ये नॉन प्रीमेटिव शेड्यूलिंग है। नॉन प्रीमेटिव शेड्यूलिंग है, इसमें जो भी प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले शेड्यूल करेंगे। यहाँ पे सबका अराइवल टाइम 0 है, तो यानी 0 टाइम पे सभी आ गए। तो अब जब अराइवल टाइम सबका सेम है तो प्रोसेसेस को हम उसकी प्रोसेस आईडी के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करेंगे गैंट चार्ट पे। तो पहले हम P1 को शेड्यूल करेंगे और P1 कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? 0 से 24 तक P1 होगा। नेक्स्ट हम P2 को शेड्यूल करेंगे, क्योंकि अराइवल टाइम सबका 0 है तो प्रोसेस आईडी जिसकी छोटी है वो पहले शेड्यूल। देन P2 को शेड्यूल किया 23 प्लस तो 27 प्लस 24 प्लस 3 इज 27। देन P3 को शेड्यूल किया 27 प्लस 3 इज 30। ठीक है, लाइक दिस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये तो हो गई हमारी शेड्यूलिंग। अब इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। तो दो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक होता है कंप्लीशन टाइम, एक होता है टर्न अराउंड टाइम और एक होता है हमारा वेटिंग टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम की प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ है, चलो इसका कंप्लीशन टाइम निकालें इन प्रोसेसेस का। तो P1 का कंप्लीशन टाइम है 24। ये जहाँ पे ये प्रोसेस एंड हो रहा है ये P1 का कंप्लीट टाइम है। P2 जहाँ एंड हो रहा है ये P2 का कंप्लीट टाइम है 27। ठीक है, P3 जहाँ एंड हो रहा है ये P3 का कंप्लीशन टाइम है, दैट इज 30। अब कंप्लीशन टाइम में से अगर अराइवल टाइम को माइनस कर दे तो टर्न अराउंड, सबका अराइवल माइनस कर देते हैं तो टर्न अराउंड निकलाएगा। अराइवल माइनस किया तो ये सेम ही हमारा टर्न अराउंड टाइम आ गया। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम में से ब्रस्ट टाइम माइनस कर दे। टर्न अराउंड वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम। जो टर्न अराउंड है वो ये है हमारा, इसमें से ब्रस्ट माइनस करेंगे तो 24 -3 -3। तो ये हमारा जो वेटिंग टाइम है ये यहाँ पे आएगा 0। 24 - 24 0, 27 - 3 इज 24 एंड देन 30 - इज दिस इज 27। एंड अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज कैसे लेते हैं ये आप लोगों को पता ही है। एवरेज कैसे लेते हैं? इन सभी वेटिंग टाइम को ऐड कर देते हैं 24 प्लस 27 और जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उससे बच्चे डिवाइड कर देते हैं। अब ये हमारे टोटल ऐड होके आ गया 51 एंड 51 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। तो 17 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। होप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। इसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये सारे के सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब, राउंड रॉबिन एंड प्राइड। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट जॉब है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि जो एवरेज वेटिंग टाइम जो होता है ना उसको मिनिमाइज करता है कौन? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जब हम गैंट चार्ट बनाते हैं तो हमेशा जब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट स्टाइल को लगाते हैं तब वहां पे हमें मिनिमम वेटिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग डिक्रीज द टाइम क्वांटम जनरली। देखो, राउंड रोबिन में जो प्रोसेसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम क्वांटम हम गैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जो भी टाइम क्वांटम है, मान लीजिए 2 मिली सेकंड का है तो 2 मिली सेकंड में गैंट चार्ट में क्या होगा? P1 2 मिली सेकंड रन करेगा 0 से 2। नेक्स्ट 2 मिली सेकंड में फिर नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगा P2। ठीक है,
नेक्स्ट 2 मिलीसेकंड में नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूल होगा। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस आ रहा है और कोई भी प्रोसेस पूरा रन नहीं हो रहा है। दे आर डूइंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। तो जितना छोटा टाइम होगा, जितना टाइम डिक्रीज कर देंगे, उतना इनके कॉन्टेक्स्ट स्विच इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी एंड सी एंड डी। ये तो कहीं मैच ही नहीं हो रहे। ये एलिमिनेट द और एलिमिनेट हम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हम तो। मेक राउंड रॉबिन आइडेंट नहीं, एफसीएफएस की तरफ राउंड रॉबिन कब काम करेगा, जब देखो एफसीएफएस में क्या काम होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर हम टाइम क्वांटम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो वो एफएस की तरह बिहेव करेगा। अब इसने क्वेश्चन में पूछा डिक्रीज करने से क्या होगा। डिक्रीज करने से तो जब भी डिक्रीज लिखा आ जाए, अगर टाइम क्वांटम डिक्रीज कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट जो स्विच है वो बढ़ेंगे। लेकिन उल्टा पूछ लेता कि टाइम क्वांटम को इंक्रीज करना है, तो हमारा आंसर क्या होता, ये एफसीएफएस की तरह आइडेंटिकल हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। दैट इज स्टारवेशन किस में होता है। स्टारवेशन का मतलब होता है कि प्रोसेसेस को रन होने के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, वो वेटिंग स्टेट में ही बैठे रहेंगे। तो ऐसा होता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को। अगर हम छोटे छोटे प्रोसेसेस को रन करते रहेंगे तो लॉन्गर प्रोसेस वेट में ही रहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच शेड्यूलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एज वी डिस्कस्ड, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग करने कंट्रोल करने का काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में। लॉन्ग टर्म से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी एट ए टाइम कितने प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में है, रैम में है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल करता है। एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किसके बीच में, कौन कौन सी प्रोसेस स्टेट के बीच में काम करता है, न्यू से रेडी में। तो रेडी स्टेट हमारी किस में होती है, जो रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट हमारी मेन मेमोरी में होती है। और न्यू से जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, उसको मेन मेमोरी में लाने का काम किसका होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने का काम भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पैचर। डिस्पैचर कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस एग्जीक्यूशन। देखो डिस्पैचर का काम होता है प्रोसेसेस को डिस्पैच करना, कहाँ से, रेडी से रनिंग में। ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। रेडी से रनिंग में जब प्रोसेस आते हैं तो यहाँ कौन लगा होता है, डिस्पैचर। डिस्पैचर का काम होता है कॉन्टेक्स्ट स्विच जो ओवरहेड है उसको देखना। डिस्पैचर लेटेंसी उसको बोलते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड है उसको चेक करके रखना कि कितने प्रोसेसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं, कि रेडी से रनिंग में जाना यानी एग्जीक्यूशन के लिए जाना। अब रनिंग के बाद यहाँ पे एक स्टेज आती है वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट, जब यहाँ पे मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है। और वेटिंग एंड ब्लॉक से जब आयो कंप्लीशन हो जाता है तो प्रोसेस रिज्यूम होके वापस से किस में पूछ जाता है, रेडी स्टेट में पहुंच जाता है। रिज्यूम रिज्यूम करना, सस्पेंड करना, ये किसके काम है, मीडियम टर्म के। डिस्पैचर का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रनिंग के बाद अगर कंप्लीट हो जाता है तो कौन सी स्टेज में जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। एक बार ये इसको मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव इज ऑनरशिप बेस्ड ऑन। देखो सिंक्रोनाइजेशन की बात करें ना, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, एक बार देख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 7। जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है इज प्रीमिटिव। हाँ ये प्रीमिटिव है। देखो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट दो टाइप का होता है, एक होता है प्रीमिटिव, ठीक है, एक होता है नॉन प्रीमिटिव।
नॉन प्रिमिटिव में तो इसका नाम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, प्रिमिटिव वर्जन में इसका नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव है, ये वाली बात ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जब ये रन कर रहा होता है कोई भी करंट प्रोसेस, उस टाइम पे दूसरा प्रोसेस आ जाता है उससे हाई प्रायोरिटी का, तो उस टाइम पे वो जो करंट प्रोसेस है उसको प्रिम्प्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं हम अपने सीपीयू से, और उसकी जगह जो करंट प्रोसेस आता है उसको हम सीपीयू पे टाइम देते हैं। तो यहाँ पे इसका रीजन भी यही दिया हुआ है कि न्यूली अराइव प्रोसेस में प्रिम्प्ट द करंट प्रोसेस, जो करंट रनिंग प्रोसेस है उसको प्रिम्प्ट कौन कर रहा है, न्यूली अराइव प्रोसेस। तो हाँ, ये बात सही है, तो बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन आर आल्सो ट्रू। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम मेनली मैटर। रिस्पॉन्स टाइम, देखो बैच सिस्टम में तो कोई इंटरेक्टिवनेस होती नहीं है, एम्बेडेड में जो प्रोग्राम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम प्रोग्राम कर देते हैं वैसे ही काम करते हैं। ये तो जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है, इनमें जैसे पीरोम में जो भी प्रोग्राम फिट करके उसके अकॉर्डिंग दे वर्क। ऑफलाइन सिस्टम में तो वैसे ही कोई इंटरेक्टिवनेस नहीं होती, लेकिन जो इंटरेक्टिव सिस्टम्स होते हैं इसमें रिस्पॉन्स मैटर करता है, ये इंटरेक्शन के बेस पे चलते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रोड्यूस द कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट होता है एफसीएफएस में। एफसीएफएस क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर हम प्रोसेसेस को एफसीएफएस ऑर्डर में, नॉन प्रिमिटिव ऑर्डर में हम शेड्यूल कर रहे हैं, तो वहां पे अगर प्रोसेसिंग का बर्स्ट टाइम क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग टाइम ज्यादा है, तो वहां पे हम ज्यादा प्रोसेसेस को रन नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड द कॉन्वॉय इफेक्ट। बर्स्ट टाइम यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला याद रखना, कैसे याद रख सकते हो, टीएटी टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देखो अराइवल टाइम तो इसके अंदर ही है, कंप्लीशन में से अराइवल माइनस कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है समझ तो आ रहा होगा, है ना? नहीं समझ आ रहा तो भी आप बताइए कि कहाँ इश्यू आ रहा है समझने में। ओके, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको और चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इससे मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ज्यादा क्लासेस आती रहेंगी। बस मैं चाह रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, आप इसमें हेल्प करिए। जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडिंग वेट, ये तीनों ही कंडीशन होती हैं, ये याद कर लेना। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, एक कॉमन सेक्शन होता है जहाँ पे हम क्या रखते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज की बात करूँ तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज ये सब, ठीक है। शेयर्ड रिसोर्सेज रखते हैं, और जिन शेयर्ड रिसोर्सेज को हम उन शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कौन करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस जो पैरेलली रन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं जब क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बॉन्डिंग, वेटिंग, ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। दीज आर द कंडीशन और प्रॉब्लम यू कैन से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटरसन एल्गोरिथम। पीटरसन एल्गोरिथम क्या करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की गारंटी देता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको यूज कर सकता है, उसको नो टू प्रोसेस एट द सेम टाइम गोज इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एक टाइम पे एक ही जो है प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इससे क्या होगा, प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन रहेगा। सिंक्रोनाइजेशन का होने से प्रोसेसेस इफेक्टिव वे में पैरेलली रन करेंगे। नेक्स्ट होता है बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग में क्या होता है, हमारा जो सीपीयू का जो टाइम होता है वो वेस्ट होता है, सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम वेस्ट होता है, तो सीपीयू साइकिल्स वेट होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है सीमाफोर वैल्यू कैन बिकम। देखो सीमाफोर की वैल्यू नेगेटिव भी बन सकती है इन केस ऑफ
काउंटिंग सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर में जब जो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब होता है जो प्रोसेसेस हैं वो कौन से स्टेट में चले गए हैं, ब्लॉक्ड स्टेट में चले गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंक्रोनाइजेशन इज प्रिमिटिव ऑनरशिप बेस्ड। तो देखो लास्ट में हमने काउंटिंग सीमाफोर की बात की थी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन सा है जो कि हमारा क्या है, ऑनरशिप बेस्ड है, दैट इज अवर म्यूटेक्स। म्यूटेक्स को हम, और म्यूटेक्स का दूसरा नाम है बाइनरी सीमा। बाइनरी सीमाफोर है वो हमारा है ओनरशिप बेस्ड। यहाँ पे देखो ये 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है बाइनरी सीमाफोर इज इक्विवेलेंट टू म्यूटेक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय। मॉनिटर का जो कंसेप्ट है ये कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करा था, ये होरेर ने करा था। ठीक है, विच ऑपरेशन इंक्रीज द सीमाफोर वैल्यू। देखो इंक्रीज करने की बात कर रहा है तो सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीज करता है, और इसी केस में अगर पूछता कि डिक्रीज कौन करता है, तो डिक्रीज करने का बात होती तो वेट जो ऑपरेशन है वो डिक्रीज करता है। तो दो टाइप के ऑपरेशन हम सीमाफोर पे लगाते हैं, सिग्नल और वेट। सिग्नल क्या करता है, इंक्रीज करता है सीमाफोर की वैल्यू, और जो हमारा वेट ऑपरेशन है वो डिक्रीज करता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की बात करें तो ये प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है अबाउट द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि जो प्रोसेसेस हैं जो पैरेलली रन कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो उनको हमने क्या करना है, सिंक्रोनाइज वे में रन कराना है। ठीक है, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। विच कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर डेडलॉक। तो देखो डेडलॉक की चार नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, पहले पता होना चाहिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक की। फर्स्ट है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है हमारा सर्कुलर वेट, थर्ड है हमारा नो प्रिम्पशन। ये ध्यान रखना, नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन का मतलब होता है कि हम अपना जो सीपीयू है जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, कोई भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हमें फोर्सफुली आकर के प्रिम्प्ट नहीं कर सकता, हमें हटा नहीं सकता अपने एग्जीक्यूशन से। तो दैट इज ऑल्सो द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक। एंड द फोर्थ वन इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट, दीज आर द फोर कंडीशंस। तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, सर्कुलर वेट है, होल्ड एंड वेट है, बट यहाँ पे प्रिम्पशन लिख रखा है। प्रिम्पशन ना हो के यहाँ पे क्या आएगा, नो प्रिम्पशन। दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन का नाम ही था नो प्रिम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज रेस कंडीशन अकर ड्यू टू। देखो रेस कंडीशन शेयर्ड रिसोर्सेज की वजह से होती है। जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, रेस कंडीशन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड्स। द रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो जिस वे से प्रोसेस होती है, ठीक है, उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, उस पे हमारा क्या डिपेंड करता है, रिजल्ट डिपेंड करता है। तो शेयर्ड रिसोर्स जिस टाइप से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आता है, अलग अलग रिजल्ट आता है ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये रेस कंडीशन किसकी वजह से आते हैं, सिंक्रोनाइजेशन उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम, इस रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडलॉक अवॉइडेंस क्या रिक्वायर करता है। डेडलॉक अवॉइडेंस कब करते हैं हम, मान लीजिए ये चारों कंडीशन है अपन हो गई, ठीक है, तो हमारा डेडलॉक लग गया। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है, डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज को होल्ड करा हुआ है एंड ही इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स होल्ड बाय द अनदर प्रोसेस। एंड द सेम केस सेकंड प्रोसेस का, उसके पास ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज हैं, बट वो क्या कर रहा है, वो फर्स्ट वाले प्रोसेस ने जो रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं उनका वेट कर रहा है। ठीक है, लाइक दिस, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, दिस इज द डेडलॉक। इस डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हमें फ्यूचर रिक्वेस्ट की, फ्यूचर में प्रोसेस क्या रिक्वेस्ट करेगा इसकी नॉलेज होनी चाहिए। रिक्वेस्ट क्या करता है प्रोसेस, कौन से रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करेगा,
उसकी नॉलेज होगी तो हम अवॉइड कर पाएंगे डेडलॉक। ठीक है, पास से तो कोई मतलब भी नहीं ना है सीपीयू स्पीड वगैरह से। तो यहाँ पे तो बात हो रही है प्रोसेसेस को जो रिसोर्स मिलते हैं उनको, जो भी उनकी रिसोर्स रिक्वेस्ट होती है उसी से उसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो रन हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर रिक्वेस्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, बैंकर्स एल्गोरिथम किससे बिलोंग करता है? तो डेडलॉक अवॉइडेंस का एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है, उसको बैंकर एल्गोरिथम कहते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है बैंकर्स। अनसेफ स्टेट इम्प्लाइज, अनसेफ में पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक होती है। ठीक है, तो अगर डायग्राम बनाऊं मैं डेडलॉक अवॉइडेंस में सेफ और अनसेफ स्टेट का, तो दिस स्टेट इज अनसेफ। ठीक है, अनसेफ में डेडलॉक हो सकता है, ठीक है, बट सेफ में कभी डेडलॉक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो वी वी कांट से कि होएगा ही होएगा, बट पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। बट हाँ, इसका उल्टा अगर कोई पूछता तुम्हें कि डेडलॉक है, डेडलॉक का मतलब ही अनसेफ स्टेट होता है। लेकिन कुछ ऐसा पोर्शन भी है अनसेफ स्टेट में जहाँ पे डेडलॉक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक होती है अनसेफ स्टेट। ये डायग्राम था अपना। अब नेक्स्ट चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नीड, नीड का मतलब होता है कि मान लिया हमारे पास मैक्सिमम चीज है, उसमें से हमें कुछ चीज, मैक्सिमम हमें कुछ चीजें चाहिए, उसमें से कुछ चीजें हमें दे दी गई हैं, बच गई वो हमारी क्या बचेगी? नीड। ठीक है, तो मैक्सिमम नीड में से अगर अलोकेटेड हम घटा देंगे तो हमें हमारे पास नीड आ जाएगी पर्टिकुलर प्रोसेस की। ये किसके केस में कैलकुलेट करते हैं? ये बैंकर एल्गो में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बैंकर एल्गोरिथम में कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम माइनस एलोकेशन इज इक्वल टू नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए साइकिल इन वेट फॉर ग्राफ, वेट फॉर ग्राफ किस में बनता है? डेड, जब डेडलॉक चेक करते हैं बिटवीन द प्रोसेसेस तो वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, वेट फॉर ग्राफ में अगर साइकिल आ जाता है बिटवीन द प्रोसेसेस, ठीक है, बिटवीन द प्रोसेसेस अगर साइकिल आ जाता है तो वहां पे डेडलॉक हो जाता है। और ये केस होता है सिंगल इंस्टांस टाइप ऑफ, सिंगल इंस्टांस रिसोर्सेज को जब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उस केस में ये चीज आती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ रहा है ना भाई? बता देना अगर कहीं पे भी कोई इश्यू लग रहा हो तो, कि स्पीड फास्ट करनी है, स्लो करनी है, जो भी। ठीक है, डेडलॉक रिकवरी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? देखो, डेडलॉक को अगर रिकवर करना है तो या तो जो जिस प्रोसेस की वजह से डेडलॉक हो रहा है उस प्रोसेस को ही हम क्या कर दें? टर्मिनेट कर दें। ठीक है, दूसरा हम क्या कर दें कि उस प्रोसेस को जो भी रिसोर्स चाहिए वो दे दो। ठीक है, या फिर जितना भी काम हुआ है उसको रोल बैक कर दो, हटा दो, या फिर उससे को वापस से सेव कर दो एक बार में ही सारा काम। तो ये किस टाइप का काम? की प्रोसेस को रिसोर्सेज देना, एग्जीक्यूशन एंड ऑल। तो ये सारे की सारी चीजें आती है हमारी डेडलॉक रिकवरी में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, दैट इज आवर 28th क्वेश्चन। लाइव लॉक डिफर्स फ्रॉम द डेडलॉक बिकॉज प्रोसेस सीपीयू आइडल। लाइव लॉक में क्या होता है? प्रोसेसेस है ना, अपनी स्टेट चेंज करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेडलॉक कंडीशन कैन बी प्रिवेंट यूजिंग द रिसोर्स रीऑर्डरिंग? रिसोर्स को रीऑर्डर करके हम सर्कुलर वेट को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर रिसोर्स को रीऑर्डर करेंगे तो हम डेडलॉक प्रिवेंशन में सर्कुलर वेट को हटा सकते हैं। किस टाइप से? कि जो प्रोसेसेज हैं वो रिक्वेस्ट करें ओनली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, प्रोसेसेस जैसे P1 है, वो जितनी भी रिक्वेस्ट करेगा वो लाइक R2 रिसोर्स की करेगा, लाइक दिस। मतलब P1 उस प्रोसेस उस टाइप से रिसोर्सेज का वो करेगा कि वो लोअर नंबर ऑफ मतलब रिसोर्स को
क्या नहीं कर सकता, जैसे P1 की प्रोसेस आईडी P1 है तो वो P2 या P3 को रिक्वेस्ट कर सकता है रिसोर्सेज के लिए, ना कि P0 प्रोसेस को। मतलब लोअर नंबर को ना करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम क्या करें, रिक्वेस्ट कर रिसोर्सेज की, तो वहां पे डेडलॉक नहीं होता है, यानी सर्कल नहीं बनने देना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी डेडलॉक कंटेन्स स्टारवेशन एंड स्टारवेशन कैन occur विदाउट डेडलॉक। देखो डेडलॉक कंटेन द स्टारवेशन, सीधी बात है, डेडलॉक की लग गया तो स्टारवेशन होगी। स्टारवेशन का मतलब होता है लॉन्गर वेटिंग टाइम, ठीक है, बट स्टारवेशन कैन अकर विदाउट डेडलॉक। तो ये जो सिचुएशन है कि बिना डेडलॉक के तो स्टारवेशन कैसे ही होगा, स्टार डेडलॉक हो गया तो स्टारवेशन अपने आप हो जाएगा, और बिना डेडलॉक के स्टारवेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट एंड सेकंड वन इज फॉल्स। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, देखो पेजिंग में होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, फिक्स पेजिंग में भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, इन मेमोरी मैनेजमेंट में ना, मेमोरी मैनेजमेंट में एक होता है कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन, एक होता है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, नॉन कॉन्टिजियस में आता है फिक्स साइज और वेरिएबल साइज मेमोरी एलोकेशन। नॉन कॉन्टिजियस में आता है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ठीक है, ये जो फिक्स और वेरिएबल साइज और एक होता है डायनामिक साइज, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन। फिक्स और वेरिएबल में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है कि मेमोरी में जो हम प्रोसेसेस को जो स्पेस एलोकेट करा रहे हैं, तो जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनके अंदर स्पेस वेस्ट हो रहा है। कि मान लीजिए इसका साइज था 300 केबी इस ब्लॉक का, और इसमें जो प्रोसेस लेके आ रहे हैं दैट इज 200 केबी, तो हमारा 100 केबी का यहाँ पे स्पेस वेस्ट हो रहा है, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये जितने भी ये हैं फिक्स साइज और वेरिएबल साइज, यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही थी। डायनेमिक में क्या है कि रन टाइम पे जो प्रोसेस जितने का आ रहा है, जितने केबी का जितने एमबी का आ रहा है, उसको रन टाइम पे ही हम मेमोरी ब्लॉक्स को डिवाइड करें। जैसे P1 आया 200 केबी का था, उसको 200 केबी दे दिया। P2 आया, हम वो भी 200 केबी का था, उसको नेक्स्ट को 200 केबी दे दिया। नेक्स्ट 300 केबी का आया P3, तो उसको वो दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायनेमिक में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है कि लास्ट में कुछ इतना सा स्पेस बच जाता है मेमोरी में, और फिर बीच में कुछ प्रोसेस जो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गए वो खाली होके चले गए, तो कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं मेमोरी में। तब हमारे पास मेमोरी में स्पेस होता है, लेकिन कॉन्टिजियस ना होने की वजह से उसको एलोकेट नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे बात करी गई है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसमें अकर होती है, तो पेजिंग में इंटरनल होती है, फिक्स पेजिंग में भी इंटरनल होती है, लेकिन सेगमेंटेशन जो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में है, यहाँ पे प्रोसेस को लॉजिकली डिवाइड करते हैं, लॉजिकली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका कोई फिक्स साइज नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने की चांसेस हैं। पेजिंग कहाँ एलिमिनेट, पेजिंग देखो मैंने बताया था, पेजिंग का मतलब होता है इसमें फिक्स साइज के पेज होते हैं पेजिंग में। तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होती है उस सॉरी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट करती है, लेकिन इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है address generated by the CPU. Address generated by the CPU is called लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल रियल टाइम। देखो फिजिकल एड्रेस होता है मेन मेमोरी का एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस होता है सीपीयू का एड्रेस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट परफॉर्म, एमएमयू का काम होता है कि लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू जनरेटेड एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन कहाँ से कहाँ, एमएमयू क्या करता है, एड्रेस ट्रांसलेशन करता है। एमएमयू की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट।
इसका काम होता है लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन। इन पेजिंग पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। पेज होते हैं हमारे पेज होते हैं हमारे लॉजिकल मेमोरी में, ठीक है, फ्रेम होते हैं हमारे फिजिकल मेमोरी में। बट पेज साइज और फ्रेम साइज हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो लॉजिकल मेमोरी में हमारे पेज होते हैं और फिजिकल मेमोरी में हमारे फ्रेम होते हैं, उनका साइज इक्वल होगा तभी तो इनके बीच में एड्रेस ट्रांसलेशन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड वेपर इज ए स्मॉल कैश मेमोरी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक कैश मेमोरी बोलेंगे, लाइक ए स्मॉल कैश। टीएलबी बिटवीन द सीपीयू एंड किसके बीच में होती है, मेन मेमोरी के बीच में, ये हमारी मेन मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बीच में एक टीएसबी टीएलबी होती है, ट्रांसलेशन लुक ऐसा, इसको कैश मेमोरी बोल देते हैं। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम डिक्रीज ड्यू टू थ्रेसिंग, फ्रेगमेंटेशन, डेडलॉक। तो देखो, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कब डिक्रीज होता है, थ्रेसिंग में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम हाई होने से हम जल्दी जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। बट थ्रेसिंग में एक ऐसा सिचुएशन आता है, सॉरी सॉरी, थ्रेसिंग तो एक अलग टाइप की सिचुएशन है। ट्रांसलेशन लुक साइड बफर किसके बीच में होता है, जब भी सीपीयू को कोई भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो वो कहाँ से पेजेस को सर्च करता है, टीएलबी से सर्च करता है। अगर टीएलबी में प्रोसेस नहीं मिला तो वो टीएलबी से बड़ी मेमोरी हमारे पास है, मेन मेमोरी में प्रोसेस सर्च करने जाएगा। तो यहाँ पे अगर टीएलबी में हमें अगर मिल जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम, क्योंकि टीएलबी हमारे सीपीयू के बिल्कुल पास है, इसलिए इतना याद रख लो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंटेशन सपोर्ट यूजर व्यू ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है फिक्स्ड एलोकेशन, फीफो एंड थ्रेसिंग। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है लॉजिकली, जो यूजर है लॉजिकली अब प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यूजर व्यू ऑफ मेमोरी को सपोर्ट करता है। ये पेज टेबल का काम होता है प्रोसेस टू सीपीयू, पेज फ्रेम, फाइल डिस्क। पेज टेबल कंटेन्स द पेजेस एंड पेज को फ्रेम से मैप करने का काम करती है हमारी पेज टेबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉजिकल मेमोरी जो होती है वो पेजेस में डिवाइड होती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी अलाउज द प्रोग्राम लार्जर देन द रैम, खुद से ज्यादा बड़े प्रोग्राम, खुद से ज्यादा बड़े मतलब रैम के साइज से बड़े प्रोग्राम हमें रन करने हैं तो हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं। पेज फॉल्ट किस लिए अकर होता है, पेज नॉट इन मेमोरी, अगर पेज हमें मेमोरी में नहीं मिलता है तो वहां पे पेज फॉल्ट हो जाता है। पेज फॉल्ट का मतलब है कि हमारा पेज मेमोरी में नहीं है, तो हम उस टाइम पे पेज को डिमांड करते हैं। ब्लेडी एनोमली होती है जब हमारा फ्रेम साइज बड़ा होता है, इन केस ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में इस टाइप से फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। अगर फ्रेम का साइज बड़ा होता है, यानी 4 फ्रेम्स हैं डिमांड पेजिंग के कंसेप्ट में, और हम डिमांड पेजिंग के कंसेप्ट में जो फीफो का यूज कर रहे हैं, जितने बड़े फ्रेम साइज होंगे उसकी वजह से ब्लेडी एनोमली होगी। नेक्स्ट है विच एल्गोरिथम इज थ्योरेटिकली फास्ट, तो ये हमारा जो थ्योरेटिकली फास्ट है वो फीफो एलआरयू ऑप्टिमल, ऑप्टिमल हमारा थ्योरेटिकली बेस्ट है कि इसमें फ्यूचर रिक्वेस्ट को देख करके चलते हैं, जो फ्यूचर में कम यूज होता है उसको हम पहले शेड्यूल नहीं करते हैं, ठीक है। एलआरयू होता है लिस्ट रिसेंटली यूज, ये स्टैक एल्गोरिथम है, क्यू एल्गोरिथम है, ट्री है या सर्च एल्गोरिथम है। तो जो अभी अभी यूज नहीं हुए हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह वर्क करता है, स्टैक एल्गोरिथम है ये, ठीक है। थ्रेसिंग का मतलब होता है एक्सेसिव पेजिंग, थ्रेसिंग का मतलब होता है एक्सेसिव पेजिंग या हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो थ्रेसिंग का मतलब होता है कि पेज मतलब बहुत सारे पेज हम ले आए हैं एक ही प्रोसेस के, तो उसकी वजह से
बार बार पेज मिस होता जा रहा है, तो थ्रेसिंग एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे थ्रूपुट लो हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग सेट मॉडल हेल्प टू कंट्रोल। एक वर्किंग सेट मॉडल होता है, तो वो किसको हम अ, हमारी हेल्प करता है किसको कंट्रोल करने में? तो क्या डेडलॉक को? हाँ, तो क्या डेडलॉक को हेल्प करता है या थ्रेसिंग को हेल्प करता है? तो देखो, वर्किंग से जैसे हमारा पेज बार बार पेजिंग की वजह से थ्रेसिंग हो रहा था। ठीक है, तो वर्किंग सेट मॉडल हमारा थ्रेसिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट को एफिशिएंटली हैंडल करता है। ठीक है, एफिशिएंटली इम्प्रूव करता है मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंसी। सेकंड चांस एल्गोरिथम इम्प्रूवमेंट ओवर, तो ये क्वेश्चन भी हम अच्छे से देख सकते हैं। LIFO, LRU, ऑप्टिमल एंड लॉन्गेस्ट फर्स्ट, LFU। तो जो सेकंड चांस जो एल्गोरिथम होता है, वो फीफो को बाय गिविंग ए पेज सेकंड चांस, मतलब हर पेज को सेकेंडली चांस दे करके इम्प्रूव कर सकता है, मतलब रेफरेंस बिट वगैरह सेट करके। तो फीफो फीफो यूज करता है। ठीक है, डिमांड पेजिंग, ऑन डिमांड लोड, ऑन डिमांड। ठीक है, ऑन डिमांड पेजेस को लेकर के आना, दैट इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग। 50th क्वेश्चन है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज बेसिस ऑन वर्चुअल मेमोरी, शेड्यूलिंग, डेडलॉक एंड रेट। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात करें, दो टाइप की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होती है, एक तो स्पेस और एक टेम्पोरल बेस्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये जो है किस पे बेस्ड होता है? ये शेड्यूलिंग कैसे हो रही है? क्या हम टेम्पोरल लोकेलिटी यानी रिसेंटली एक्सेस डेटा को यूज करके शेड्यूल कर रहे हैं, या नियर बाय मेमोरी लोकेशन? तो ये वर्किंग सेट मॉडल का एक पार्ट है, तो ये शेड्यूलिंग पे बेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन नहीं करते हैं इस वाले लेक्चर में। रिमेनिंग क्वेश्चन हम मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ले आऊंगी, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में ले आऊंगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, आप कमेंट करा करो वीडियो के नीचे कि आपको कैसी लगी मेरी क्लास, और क्या आपको ऐसी और क्लासेस चाहिए, तो मैं ऐसी और क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।